नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। विज्ञान का महत्व आज जीवन के हर क्षेत्र में लगातार बढ़ता जा रहा है और आम जीवन की व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करने में विज्ञान की भूमिका को और बढ़ाने की जरूरत भी दिखाई पड़ती है। आज से देश में राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। क्या रही आज इस कार्यक्रम की बड़ी बात, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके अलावा दिखाएंगे खबर कैसे सीमावर्ती इलाकों में हो रहे विकास कार्यों से भारत को मिल रही है रणनीतिक बढ़त। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में पीएम मोदी ने वैज्ञानिक शक्ति को सराहा। कहा, ये 21वीं सदी में वह मुकाम हासिल कराएंगे जिसका हकदार है देश। विज्ञान से महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ ही महिलाओं के योगदान से विज्ञान को भी सशक्त बनाने पर जोर। कहा, विज्ञान के प्रयास तभी बड़ी उपलब्धियों में बदल सकते हैं जब वे लैब से निकलकर लैंड तक पहुंचे। सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए एक और बड़ा कदम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश से कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा सड़क संगठन की 28 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। सियोम नदी पर बने रणनीतिक रूप से अहम सियोम पुल का भी किया उद्घाटन। कहा, सैन्य बलों के लिए बेहद मददगार होगी ये योजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स तृतीय से टेलीफोन पर बात। सफल नेतृत्व के लिए दी शुभ रिश्ता के बारे में भी दी जानकारी। जनप्रतिनिधियों के गैर जिम्मेदाराना बयान पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा, आर्टिकल 19(2) के तहत तर्कसंगत प्रतिबंध के अलावा जनप्रतिनिधियों पर भी अलग से कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। विचाराधीन मामलों में किसी मंत्री का बयान सरकार का बयान मानने से भी इनकार। जस्टिस वी नागरत्ना ने दिया बहुमत से अलग फैसला। सिनेमा हॉल में खाने पीने के सामान को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा, सिनेमा घर के भीतर खान पान को लेकर नियम बना सकते हैं सिनेमा मालिक। लोगों को हॉल में बाहर का खाना या पेय पदार्थ लाने से रख सकते हैं रोक, लेकिन देनी होगी पानी की सुविधा। छोटे बच्चों के लिए बाहर से खाना ला सकते हैं अभिभावक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत। जयपुर में संविधान उद्यान का किया शुभारंभ। संविधान निर्माण में महिलाओं के योगदान को विशेष रूप से किया याद। माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट पर राष्ट्रीय अभियान को किया लॉन्च। राहुल गांधी और कमल हासन के इंटरव्यू पर बीजेपी का पलटवार। कहा, भारत जोड़ो यात्रा में भ्रम के शिकार हो गए हैं राहुल। घूमने से नहीं, भारत को समझने से समझ सकते हैं भारतीयता। पूछा, पहले सेना और अब भारतीयों के सम्मान को गिराने का काम क्यों कर रहे हैं राहुल। रणजी ट्रॉफी में सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट ने रचा इतिहास। पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले बने पहले गेंदबाज। उनादकट की धारदार गेंदबाजी के आगे दिल्ली 133 पर ढेर। सुर्खियों के बाद में खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर और बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। आज से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया तो अगले 25 वर्षों में वैज्ञानिक सोच के आधार पर देश के विकास का खाका देश के सामने रखा। पीएम मोदी ने महिलाओं के विकास के लिए विज्ञान के उपयोग से आगे बढ़ते हुए विज्ञान का विकास महिलाओं के द्वारा करने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने साइंटिफिक अप्रोच से विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए वैज्ञानिकों से जमीनी जरूरतें पूरा करने की अपील भी की। नागपुर में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र संत टुकड़ोजी विश्वविद्यालय में चल रहे विज्ञान कांग्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने 21वीं सदी में भारत के लिए विज्ञान के महत्व और विज्ञान के क्षेत्र में भारत के योगदान को रखा। अगले 25 वर्षों में भारत जिस ऊंचाई पर होगा उसमें भारत की वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी।
साइंस में पैशन के साथ जब देश की सेवा का संकल्प जुड़ जाता है तो नतीजे भी अभूतपूर्व आते हैं। मुझे विश्वास है भारत की साइंटिफिक कम्युनिटी भारत को 21वीं सदी में वो मुकाम हासिल कराएगी जिसका वो हमेशा हकदार रहा है। देश में सूचना क्रांति, डिजिटल प्रयोग और डेटा की उपलब्धता पर प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मौजूदा टेक्नोलॉजी और डेटा की बदौलत वैज्ञानिकों को अनुसंधान और विश्लेषण करने में आसानी हो रही है। स्टार्टअप से लेकर स्पेस तक, हेल्थ से लेकर एम्पावरमेंट तक भारत साइंटिफिक अप्रोच के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है और यही वजह है कि भारत ने साल 2015 के मुकाबले छलांग लगाकर साल 2022 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान से लेकर के 40वें स्थान तक का सफर तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विज्ञान के अनुसंधान नवोन्मेष की सार्थकता तभी है जब वो मानव जीवन में बदलाव कर सके। साइंस के प्रयास बड़ी उपलब्धियों में तभी बदल सकते हैं जब वो लैब से निकलकर लैंड तक पहुंचे, जब उसका प्रभाव ग्लोबल से लेकर ग्रासरूट तक हो, जब उसका विस्तार जर्नल से लेकर जमीन तक हो, जब उससे बदलाव रिसर्च से होते हुए रियल लाइफ में दिखने लगे। साथियों, जब साइंस की बड़ी उपलब्धियां एक्सपेरिमेंट से लेकर लोगों के एक्सपीरियंस तक का सफर तय करती है तो इससे एक अहम संदेश जाता है। अमृतकाल में भारत को मॉडर्न साइंस की सबसे एडवांस लेबोरेटरी बनाए जाने पर प्रधानमंत्री का जोर रहा। उन्होंने नई बीमारियों से बचाव के तरीके खोजने और संबंधित रिसर्च को बढ़ावा देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में दुनिया की 17 से 18% आबादी रहती है और विज्ञान की दिशा इतनी बड़ी आबादी की जरूरतें पूरी करने की होनी चाहिए, तब जाकर देश आत्मनिर्भर भी बन सकेगा और औद्योगिक क्रांति 4.0 का नेतृत्व भी। नागपुर से शिशिर सेलार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बीते दिनों तवांग में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की हुई झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री ने वहां से बीआरओ द्वारा बनाए गए कई प्रोजेक्ट जो कि अरुणाचल और कई अन्य राज्यों में थे उसकी शुरुआत की, तो कई और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी जो प्रोजेक्ट्स थे उसको वर्चुअल तरीके से शुरू किया। उन्होंने भारतीय सैनिकों के साहस की तारीफ की, तो साथ ही ये भी कहा कि भारत किसी भी प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और सीमाई इलाके में हो रहा विकास सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। देश के सीमावर्ती इलाकों का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है। इस कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में बने सियोम पुल का उद्घाटन किया। सियोम नदी पर बना 100 मीटर लंबा सियोम पुल रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वास्तविक नियंत्रण रेखा के दूर दराज के क्षेत्रों में सैनिकों को तैनात करने में सैन्य रणनीतिक लाभ देता है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ विजन और न्यू टेक हैंडबुक के विमोचन के साथ साथ सीमा सड़क संगठन की 27 अन्य परियोजनाओं का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अधिक से अधिक सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने की योजना मोदी सरकार की प्राथमिकता में है, ताकि वहां रहने वाले लोगों के विकास के साथ साथ उनमें व्यवस्था के प्रति विश्वास की भावना विकसित हो सके। अधिक से अधिक सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने की योजना यह हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है, ताकि वहां रहने वाले लोगों को विकास के साथ साथ उनमें व्यवस्था के प्रति एक विश्वास की भावना भी विकसित हो सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अरुणाचल दौरे का संदेश भी काफी बड़ा है।
बीते दिनों तवांग में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की हुई झड़प के बाद रक्षा मंत्री का ये पहला दौरा है। रक्षा मंत्री ने बिना नाम लिए चीन को संदेश भी दे दिया कि भारत हमेशा युद्ध के खिलाफ रहा है, लेकिन हमारे सशस्त्र बल किसी भी तरह की स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। रक्षा मंत्री ने सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे के सुधार से जुड़ी योजनाओं की तारीफ की और कहा कि सैन्य बलों के लिए ये परियोजनाएं लाभकारी साबित होंगी। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जवान बड़ी संख्या में ऐसे इलाकों में तैनात होते हैं जहां पूरे साल ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। खासकर ऐसे समय में जब ठंड बढ़नी शुरू होती है, कई इलाकों में रास्ते बर्फबारी के कारण बंद हो जाते हैं। ऐसे में ये सभी प्रोजेक्ट हमारी सेनाओं तक राशन और मिलिट्री इक्विपमेंट आदि पहुंचाने में कारगर साबित होंगे। जिन प्रोजेक्ट का राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया, उसमें से 8 प्रोजेक्ट केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, 4 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में, 5 अरुणाचल प्रदेश में, 3 सिक्किम, पंजाब और उत्तराखंड में और 2 राजस्थान में बनाए गए हैं। इस मौके पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि इन परियोजनाओं से संदेश बहुत स्पष्ट तौर पर उभरता है कि ये सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अपने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हमारे जितने भी जो हिमालयन बेल्ट है, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाने में कोई भी चूक वो लोग पीछे नहीं हटेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गांदरबल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीआरओ द्वारा निर्मित श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी सड़क का भी उद्घाटन किया। इन प्रोजेक्ट के उद्घाटन पर बीआरओ ने भी खुशी जताई, तो वहीं सीमाई इलाकों में और तेजी से काम करने की बात कही है। बॉर्डर रोड्स के कर्मयोगियों ने मात्र 45 दिन के अंदर अंदर उस पुराने ब्रिज को डिलॉन्च किया और उसकी जगह एक नया ब्रिज लॉन्च किया। मोदी सरकार लगातार सीमावर्ती इलाकों में ढांचागत विकास पर जोर दे रही है और उसी कड़ी में आज भी जिन परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है वो न सिर्फ सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होंगी, बल्कि सीमाई इलाके में विकास को गति देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भ्रमण करते करते भ्रम के शिकार हो गए हैं। वो लगातार भ्रम में पड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने भारत का भ्रम दूर कर दिया है। चीन पर दिया गया उनका बयान ऐसा इंगित कर रहा है कि भारत चीन के आगे नतमस्तक हो गया है। राहुल गांधी जी अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में भ्रमण करते करते भारत का भ्रम के और शिकार हो गए। उन्हें अब वास्तविक ज्ञान की जरूरत है, तो लगातार भ्रम में पड़ रहे हैं, परंतु आज इस भ्रम में चलते चलते उन्होंने भारत का भ्रम दूर कर दिया। बहुत अब साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी की मंशा क्या है। अभी चीन के साथ विवाद पर भारत की सेना के लिए पीटने का शब्द प्रयोग करने के बाद आज जो वो इंटरव्यू में बोले हैं, इसका अर्थ यह है कि भारत चीन के आगे सरेंडर कर दे। राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पहले सेना और अब भारतीयों के सम्मान को गिराने का काम राहुल क्यों कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी को गलत बयानबाजी की जगह देश हित में काम करने की सलाह दी। भारत की सेना का मनोबल गिराने के बाद 135 करोड़ भारतवासियों का मनोबल गिराने का प्रयास करना यह आप क्यों कर रहे हैं? चीन से मिले चंदे के दान के एहसान की वजह से कर रहे हैं या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से हुए करार के प्यार की वजह से कर रहे हैं? 4-5 देशों का नाम बता दो वो चीन के साथ खड़े हो। पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। भारत घूमने से नहीं, भारत को अनुभव करने से भारतीयता समझ में आती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बिहार के मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिहार के विकास के लिए धन भेज रही है, लेकिन अगर राज्य सरकार जनता के हित में काम नहीं करेगी तो का विकास अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंच पाएगा। अगर ऊपर से हम आपकी मदद भी कर दें और नीचे अगर जंगल राज हो तो क्या होगा? भ्रष्टाचार होगा, और भ्रष्टाचार के साथ साथ विकास में गतिरोध होगा। बिहार में चीजें खिसकती नहीं है, फिर भी हमने कहा है
1200 करोड़ रुपए भारत सरकार ने, मोदी जी ने दरभंगा के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए दे दिए हैं। बिहार सरकार ने 85 एकड़ जमीन हमको दे दी है। हमको 200 एकड़ चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी होगी और उसको आगे बढ़ाना होगा। सिनेमा हॉल के मालिकों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिनेमा घर के भीतर खान पान को लेकर सिनेमा मालिक नियम बना सकते हैं और लोगों को हॉल में बाहर का खाना या पेय पदार्थ लाने से रोक सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि सिनेमा मालिकों को हॉल में लोगों के लिए मुफ्त पानी की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। इसके साथ ही अभिभावक भी छोटे बच्चों के लिए बाहर से खाना ले जा सकते हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि सिनेमा हॉल उसके मालिक की निजी संपत्ति है और वो अपने हिसाब से शर्तें लगा सकता है, बशर्ते वो लोगों के हित या सुरक्षा के खिलाफ ना हो। अगर कोई सिनेमा हॉल में आता है तो उसे वहां के नियमों का पालन करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सिनेमा हॉल मालिकों की उस अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिया जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। 2018 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सिनेमा हॉल मालिक बाहर से आने वाले लोगों को अपना खाना या पेय पदार्थ लाने से नहीं रोक सकते। और सुप्रीम कोर्ट से ही अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों जैसे मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को किसी आपराधिक केस पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने संबंधी याचिका पर फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19 के सबसेक्शन 2 के तहत तर्क संगत प्रतिबंध के अलावा जनप्रतिनिधियों पर अलग से कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि विचाराधीन मामलों में किसी मंत्री का बयान सरकार का बयान नहीं माना जा सकता। सांसद और विधायकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा तय करने की मांग पर जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है। संविधान पीठ ने जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर के साथ जस्टिस VR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस V राम सुब्रमण्यम और जस्टिस VV नागरत्ना शामिल थीं। जस्टिस VV नागरत्ना बहुमत के फैसले से अलग उन्होंने अपना फैसला दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक पद पर आसीन लोगों को आत्म प्रतिबंध पर जोर देना चाहिए और देशवासियों के लिए अपमानजनक बेतुकी बातों से बचना चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यह दृष्टिकोण हमारी संवैधानिक संस्कृति का हिस्सा है और इस संबंध में आचार संहिता बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी।
कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आज कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। तो जयपुर में अमर जवान ज्योति पहुंचकर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्रपति ने संविधान निर्माण में महिलाओं के योगदान को विशेष रूप से याद किया। राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। उन्होंने जयपुर में अमर जवान ज्योति पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद थे। राष्ट्रपति ने राजभवन में आयोजित एक समारोह के दौरान संविधान उद्यान का शुभारंभ किया। उन्होंने संविधान पार्क में महात्मा गांधी, महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने संविधान निर्माण में महिलाओं के योगदान का खास तौर पर जिक्र किया। आज संविधान सभा के उन 15 महिला सदस्यों का विशेष उल्लेख करना चाहती हूँ, जिन्होंने लगभग 100 वर्ष पहले के समाज में अपनी पहचान बनाई तथा भारतीय इतिहास को स्वर्णिम योगदान दिया। सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, ओमू स्वामीनाथन, हिंसाबेन मेहता, मालती चौधरी और बेगम एजाज रसूल जैसे महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़कर बड़े बड़े कार्य किए हैं। राष्ट्रपति ने वर्चुअल माध्यम से राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली का भी उद्घाटन किया। उन्होंने SJVN लिमिटेड की 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला भी रखी। राष्ट्रपति ने राजभवन में कथौड़ी और सेहरिया जनजाति समुदाय के लोगों से संवाद भी किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने माउंट आबू में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर राष्ट्रीय अभियान को लॉन्च किया। राइज दरअसल भारतीय नागरिकों के आध्यात्मिक सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम है। इसके माध्यम से स्वर्णिम भारत का सपना साकार होगा। राष्ट्रपति ने इसी समारोह के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रह्म कुमारी साइलेंस रिट्रीट सेंटर सिकंदराबाद तेलंगाना का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्रह्म कुमारीज के ऑडिटोरियम और स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी की वर्चुअल माध्यम से आधारशिला भी रखी। धर्मेश भारती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय से टेलीफोन पर बातचीत की है। किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा ब्रिटेन की राजगद्दी संभालने के बाद पीएम मोदी के साथ उनकी यह पहली टेलीफोन पर बातचीत है। पीएम मोदी ने उन्हें बेहद सफल शासन की शुभकामनाएं दी हैं। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय हितों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटना, जैव विविधता का संरक्षण और ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण आदि जैसे विषय शामिल रहे। प्रधानमंत्री ने इन मुद्दों पर किंग चार्ल्स तृतीय की लगातार रुचि और सहयोग की सराहना की है। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के राजा को G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत की प्राथमिकताओं के बारे में बताया। पीएम मोदी ने उन्हें मिशन लाइफ की प्रासंगिकता के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। तो ये एक तरीके से बातचीत हुई है तमाम विस्तार से, और पीएम ने G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत की प्राथमिकताओं के बारे में भी चार्ल्स तृतीय को अपनी जानकारी दी, क्योंकि भारत G20 का अध्यक्ष बना है। और पीएम ने मिशन लाइफ की प्रासंगिकता के बारे में भी बातचीत की है। और मिशन लाइफ प्रधानमंत्री का ही एक इनिशिएटिव है, जिसको लेकर वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार अपनी बात रखते रहे। दोनों नेताओं ने राष्ट्रमंडल को लेकर भी विचार विमर्श किया, और निश्चित तौर से राष्ट्रमंडल को लेकर भी दोनों देशों की अपनी एक सहयोग रहा है। ब्रिटेन में रह रहे भारतीय समुदायों की भूमिका की सराहना भी की बात भी सामने निकल के आई। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण टेलीफोन पर बातचीत प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन के राजा के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 27 तारीख को परीक्षा पे चर्चा के 6वें संस्करण में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक अनोखे परस्पर संवादात्मक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की अवधारणा तैयार की है।
इस कार्यक्रम में पूरे देश के विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक तथा विदेशों में रहने वाले भारतीय भी प्रधानमंत्री से बातचीत कर सकते हैं। वे तनाव मुक्त रहकर परीक्षा पे अच्छा प्रदर्शन करते हुए जीवन को उत्सव बनाने के गुर सीखते हैं। इससे पहले 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से इस कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए प्रविष्टियां मांगी गई थी। और बात अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबर की, जहां एक और दुनिया की अर्थव्यवस्था तमाम चुनौतियों से जूझ रही है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार बेहतर प्रदर्शन करती दिखाई पड़ रही है। ताजा विनिर्माण के आंकड़े भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि देश की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है, तो बढ़ता हुआ जीएसटी कलेक्शन भी अर्थव्यवस्था की बढ़ती रफ्तार की गवाही दे रहा है। केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों और उसकी नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर में सुधार दिखाई दे रहा है। कारोबार में बढ़त के चलते हर क्षेत्र में गतिविधियों में तेजी आई है। मांग बढ़ने से विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों में भी तेजी आई है। मजबूत मांग और नए ऑर्डर में उछाल से देश की विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियां दिसंबर में बढ़कर 13 माह के उच्च स्तर पर पहुंच गईं। S&P ग्लोबल के एक सर्वे में ये आंकड़े सामने आए हैं। S&P ग्लोबल इंडिया विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक PMI दिसंबर में बढ़कर 57.8 पर पहुंच गया, जो नवंबर में 55.7 था। नवंबर 2021 के बाद से उत्पादन में सबसे तेज उछाल दिसंबर 2022 में रहा। पिछले 2 साल में कारोबारी गतिविधियों में आई अब तक की सबसे बड़ी तेजी के कारण ऐसा हुआ है। PMI का 50 से ऊपर होना उत्पादन में विस्तार का सूचक है, यानी एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। इसके अलावा भी तमाम ऐसे सूचकांक हैं जो अर्थव्यवस्था में तेजी के हालात को बयान कर रहे हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में आर्थिक गतिविधियां लगातार मजबूत हो रही हैं। वस्तु एवं सेवा कर यानी GST कलेक्शन दिसंबर में लगातार 10वें महीने 1.4 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। दिसंबर में GST कलेक्शन का आंकड़ा 1.49 लाख करोड़ रहा। सालाना आधार पर दिसंबर में GST संग्रह पिछले साल की तुलना में 15% अधिक है। ये साल 2022 का तीसरा सबसे ज्यादा कलेक्शन है। यही नहीं, कर संग्रह के मोर्चे पर भी मोदी सरकार को बड़ी सफलता मिली है। सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष में अभी तक 26% बढ़कर 13.63 लाख करोड़ रुपए हो गया है। रेलवे ने भी यात्री खंड में कुल अनुमानित आय में 71% की वृद्धि दर्ज की है। राजस्व अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि के 28,569 करोड़ रुपए से बढ़कर 48,913 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं बीता साल भारतीय वाहन उद्योग के लिए एक बेहतरीन वर्ष साबित हुआ। साल 2022 में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में अच्छा इजाफा हुआ। साल में गाड़ियों की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। मारुति, हुंडई और टाटा जैसे तमाम कंपनियों ने कारों की अच्छी बिक्री की। रूस यूक्रेन संकट और कोरोना महामारी के कारण जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था डामाडोल अवस्था में है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था तमाम चुनौतियों के बीच सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों ने अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, जिससे विदेशी निवेशकों की भारत के प्रति दिलचस्पी बढ़ी है। मौजूदा वैश्विक संकट के बीच दुनिया भर के अरबपतियों के लिए भारत एक प्रमुख इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। ब्रिटेन को पीछे छोड़ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। मौजूदा आर्थिक विकास दर के हिसाब से भारत अगले कुछ सालों में जर्मनी को पीछे छोड़ दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और बात मौसम के मिजाज की, इन दिनों पहाड़ी और उत्तरी मैदानी राज्यों में सर्दी का सितम देखा जा रहा है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी ने दिक्कतें बढ़ा दी हैं, तो मैदानी राज्यों में कोहरे और शीतलहर ने आम जनजीवन को खासा प्रभावित किया है। कैसा है मौसम का मिजाज इन दिनों इस पूरे इलाके में, देखिए इस रिपोर्ट में। देश के उत्तरी हिस्सों में कड़ाके की सर्दी ने लोगों को मुश्किल में डाल रखा है। घने कोहरे, बर्फीली हवाओं और गिरते तापमान से आम जनजीवन पर बहुत असर पड़ा है। राजधानी दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी सर्दी का प्रकोप जारी है। उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा कड़ाके की सर्दी से जूझ रहा है। आज सुबह राज्य में कई इलाकों में तापमान बहुत नीचे चला गया। यूपी में ठंड की सबसे ज्यादा मार कानपुर पर पड़ रही है। आज सुबह कानपुर में तापमान गिरते गिरते 3.6 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। इन हालात ने लोगों की कठिनाइयां बढ़ा दी हैं। बहुत ठंड है भैया, रोड किनारे रही है, ठंड तो बढ़ रही है बहुत। हाथ पैर काम नहीं कर रहा, बहुत दिक्कत हो रही। दिक्कत नहीं, बिल्कुल खड़ा नहीं हो जा रहा।
ऐसे में लखनऊ में भी सर्दी का कहर कम नहीं है। जिला प्रशासन ने मौसम को देखते हुए कल से 7 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। ये आदेश सभी बोर्ड के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। उधर आगरा में भी मौसम इम्तिहान लेने पर तुला हुआ है। कोहरे और सर्दी की वजह से शहर की रफ्तार धीमी पड़ गई है। बहुत दिक्कत हो रही है, वो इतनी है कि हाथ गील हो रहे हैं। सर्दी की वजह से हम जो वाहन चला रहे हैं उन्हें विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से आगे कुछ नहीं दिखाई देता है। ये ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है आजकल। जितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है उससे हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। 8th क्लास तक की तो छुट्टियां कर दी गई हैं, बट 8th से जो ऊपर के बच्चे हैं उनको भी ठंड लग रही है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप और ज्यादा है। ऊंचाई वाले इलाकों के साथ साथ कम ऊंचाई वाले शहरों में भी तापमान बहुत नीचे रहने की वजह से आम जीवन पटरी से उतरा हुआ है। उत्तर भारत में घने कोहरे का असर यातायात पर भी पड़ा है। मंगलवार को ट्रेनों की रफ्तार पर कोहरे ने ब्रेक का काम किया। आज देश के विभिन्न इलाकों से दिल्ली आने वाली रेलगाड़ियां घंटों देरी से चलती रहीं। इसकी वजह से यात्रियों को बड़े पैमाने पर असुविधा का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मौसम को लेकर ताज़ा खबर ये है कि मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसलिए इस इलाके में रहने वाले लोग खास तौर से सावधान रहें। घना कोहरा हो सकता है, शीतलहर चल सकती है, पाला भी पड़ सकता है। इस प्रकार से ठंड का सितम बढ़ सकता है। रेड अलर्ट मतलब ठंड का एक काफी प्रकोप देखने को मिल सकता है, एक प्रभाव देखने को मिल सकता है। आम लोगों, खास करके बुजुर्गों और बच्चों को इस प्रकार के एक्सट्रीम वेदर से बच के रहने की जरूरत है। अगर बहुत जरूरी ना हो तो बाहर ना निकले। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई। चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद आज की बड़ी खबर पे करते हैं चर्चा और इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, वैज्ञानिक शक्ति से आत्मनिर्भर भारत की ओर। क्योंकि आज से नेशनल साइंस कांग्रेस की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है। किस प्रकार से वैज्ञानिक शक्ति से आत्मनिर्भर भारत की ओर भारत लगातार कदम बढ़ा रहा है, इस विषय पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर वीके सारस्वत, जो कि सदस्य हैं नीति आयोग के, लेकिन एक वैज्ञानिक के नाते भी एक लंबी भूमिका वो निभा चुके हैं, जिसका बहुत बड़ा फायदा भारत को बीते तमाम वर्षों से लगातार मिलता रहा। सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकाल के हमारे साथ स्टूडियो में शामिल होने के लिए। बड़ा सवाल यही, क्योंकि एक मौका है साइंस को लेकर फिर से बात करने का, क्योंकि नेशनल साइंस की 108वें संस्करण की आज शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन सत्र को संबोधित भी किया है। बड़ी बात यही, आज के समय में विज्ञान की भूमिका और भारत लगातार जिस प्रकार से साइंटिफिक अप्रोच से आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से एक बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं और भारत कैसे तेज गति से आगे आने वाले समय में भी बढ़ता दिखाई पड़ेगा। डॉक्टर सारस्वत। साइंस कांग्रेस का जो मुख्य विषय है आज, वो अपने आप में ये बात दर्शाता है कि भारत इस समय विज्ञान को कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर
श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज ये बात पूरी तरह से सब साइंटिस्ट के सामने रखी। उन्होंने कहा कि विज्ञान केवल एक ऐसा टूल नहीं है जिससे कि हम केवल नॉलेज जनरेशन करें। हम उस नॉलेज को समाज के नज़दीक जितना ज़्यादा लेके आएंगे उससे ही हमारे देश को फ़ायदा होगा। और आत्मनिर्भरता के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए, एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने के लिए, प्लेनेट अर्थ को अच्छा बनाने के लिए जो थीम इस साइंस कांग्रेस का रखा गया है वो इस बात का द्योतक है कि अगर हमें साइंस को यूज़ करना है तो इन्हीं बातों पर हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा। साइंस को लेबोरेटरी से बाहर निकल के समाज के नज़दीक लाना होगा। जैसे उन्होंने कहा कि जर्नल से ज़मीन तक आइए। अगर आप जर्नल से ज़मीन तक आएंगे तभी हम साइंस को हर क्षेत्र में उसका उपयोग ला सकते हैं। जी, जैसा कि आप जानते हैं साइंस की वजह से पूरे प्लेनेट अर्थ में बहुत ज़्यादा पिछले सदियों से इसका विकास हुआ है, देशों का विकास हुआ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ का इम्प्रूवमेंट हुआ है और हमने ये देखा है कि हर क्षेत्र में साइंस ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर हमें इसको आगे ले जाना है तो 3 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला ध्यान दे देना होगा कि साइंस को आम आदमी के साथ जोड़ें, एक साइंटिफिक टेम्पर हमारे लोगों में पैदा करें और जिसके लिए हम लोगों ने बहुत मुख्य कदम भी उठाए हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो इनोवेशन के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमें निभाने के लिए कहा है, उसी की वजह से आज आप देखते हैं कि हमारे इनोवेशन इंडेक्स जो है जी 2015 में हम करीब 80 या 85 के करीब थे, 81 और आज हम जो है 40 पर आ गए हैं। हम अगर देखें हमारे नॉलेज जनरेशन की क्षमता जो है वो इस समय नंबर 3 पर है। जो पेपर्स हमारे लोग पूरे विश्व में पब्लिश करते हैं, अमेरिका, चाइना और उसके बाद हमारा नंबर आता है। इसका मतलब हम तीसरे स्थान पर हैं पेपर पब्लिकेशन में। तो न केवल हम नॉलेज जनरेट कर रहे हैं, हम नॉलेज को ट्रांसलेट करके समाज के नज़दीक ला रहे हैं और उससे हमारी आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इस बीच एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर राजेश सिंह, जो कि डायरेक्टर हैं इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड लिंकेजेस, आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर राजेश, बहुत स्वागत है, शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सवाल यही, क्योंकि जिस बात का भी हम जिक्र कर रहे थे, कैसे इनोवेशन, स्टार्टअप जैसे तमाम जो साइंटिफिक अप्रोच के हमारे जो तरीके हैं उसके इंडेक्स में भारत लगातार तेज गति से आगे बढ़ रहा है। दुनिया के जो मुख्य प्रमुख देश है उसमें शामिल होता दिखाई पड़ रहा है। किस तरीके से इस बढ़ती हुई गति को, भारत के इस बढ़ते हुए प्रभाव को आप देखते हैं? डॉक्टर राजेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, नमस्कार। आज के जमाने में इनोवेशन, इंक्यूबेशन के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार जब से उन्होंने प्रधानमंत्री का पद लिया है कंटिन्यूअसली इनोवेशन पे ध्यान दिया है और उनके लगातार मोटिवेशन करने से हमारे देश में अब करीब करीब एक ऐसी ऊंचाई पे पहुंच गया है कि दुनिया में तीसरा नंबर का इनोवेशन में अपना देश हो चुका है। अगर आप देखेंगे टोटल स्टार्टअप्स का नंबर तो वो भी हम लोग दुनिया में तीसरे नंबर पे। आज हिंदुस्तान के जितने भी यूनिवर्सिटीज है, रिसर्च सेंटर है, आईआईटीज है, हर एक जगह पर जो अपने यंग जनरेशन के साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है, उन्होंने इनोवेशन का महत्व समझ लिया है और लगातार वो नए नए अपने आइडियाज पर काम कर रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स को रोज लॉन्च कर रहे हैं और हमारा देश कंटिन्यूअसली तरक्की करता ही जा रहा है। जी डॉक्टर सारस्वत, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात का भी जिक्र किया कि 2047 यानी विकसित भारत का जो एक लक्ष्य रखा गया उसमें एक कैसा रोड मैप हो, इसके लिए वैज्ञानिकों की एक बड़ी भूमिका है, साइंटिफिक कम्युनिटी, जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है उनका एक बड़ा योगदान है। उस रोड मैप को लेकर भी उन्होंने एक बात कही। तो आपको लगता है कि इस दिशा में हम कैसे आगे बढ़ते देखेंगे भारत के कदम? देखिए, ये साइंस कांग्रेस का जो थीम है वो 2047 को नजर में रखते हुए ही कहा गया है। सस्टेनेबिलिटी की बात कही है। हम ये चाहते हैं कि 2047 में हमारा भारत एक ऐसा भारत हो जो विश्व के सामने एक इस तरह की एक एग्जाम्पल रखे कि साइंस को किस तरह से हम जो है सस्टेनेबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे हम रिसाइकलिंग, वेस्ट डिस्पोजल, कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल
और एनवायरनमेंट का कंट्रोल, और हम जो रहने के लिए इंक्लूसिवनेस लेके आए, जो हमारे सबसे छोटे तबके के लोग हैं उनको भी फायदा हो साइंस के द्वारा, चाहे वो ट्राइबल एरियाज में हो, चाहे वो कहीं पिछड़े वर्ग के लोग हों, सबको साइंस का फायदा होना चाहिए। ये हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य है। और 2047 में हम यही चाहते हैं कि इक्विटी जो हो वो साइंस के द्वारा अच्छा हो, आत्मनिर्भरता हो वो साइंस के द्वारा हो। आज जो हमारे इंपोर्ट होता है, जैसे हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हम बहुत से मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि एनर्जी के लिए हमें पूरी तरह से सक्षमता है, हम चाहते हैं कि मटेरियल्स के लिए हमें सक्षमता है, हम चाहते हैं कि सेंसर्स के लिए हमें सक्षमता है, एग्रीकल्चर क्षेत्र में हमारी प्रोडक्टिविटी साइंस के द्वारा बढ़े, जिससे हमें कोई भी मटेरियल बाहर से ना लाना पड़े। इन्हीं सब उद्देश्यों, इन्हीं सभी गोल्स को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि साइंस को जमीन से जोड़ो, साइंस को इंक्लूसिवनेस के लिए ले जाओ, अपना ट्रेडिशनल नॉलेज जो है उसको आगे बढ़ाओ, नई नॉलेज को ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ मिलाओ, जिससे कि हम 2047 में एक एग्जाम्पल सेट कर सकें कि साइंस किस तरह से विश्व को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जी डॉक्टर राजेश जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया और जो हम सब जानते हैं कि आज के समय में AI की बात होती है, AR की बात होती है और VR की बात होती है, और इंडस्ट्री 4.0 में भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, बल्कि लीड ले सकता है। उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है और अगले 25 वर्षों में शायद उसी का संकल्प लेकर भारत लगातार आगे बढ़ने के प्रयास कर रहा है। यहां पर वैज्ञानिकों की योगदान ज्यादा आगे बढ़ जाता है। किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे अपॉर्चुनिटी को, इस पूरी अवसर को? देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, उन्होंने आज पूरे तौर पे ये क्लियर कर दिया है कि 2047 में इंडिया कहां पर होगा और उसका टारगेट क्या होगा। प्रधानमंत्री जी ने AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तमाम तरह के बैटरी जो हमारे सहयोगी ने कहा, उस फील्ड पर भी जोर दिया है और उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि भारत लगातार आगे बढ़ता रहेगा। हमारे इंडियन साइंस कांग्रेस जो 108वां नागपुर यूनिवर्सिटी में हो रहा है, उसमें तमाम तरह के पेपर्स आए हुए हैं। इंडिया ने पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट जो भी 14 सेक्शंस है, सब पर अपने अपने आइडियाज लेकर के आए हैं और जो भी यहाँ डिलिबरेशन होने वाला है, सब साइंटिस्ट का यही गोल होगा कि जो भी भारतीय परंपरा की विज्ञान रहा है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी रहा है, उसके ऊपर काम करके नए जमाने में हम क्या कर सकते हैं, आगे भविष्य में क्या करना चाहिए हमें, उसका एक रोड मैप तय होगा। जहां तक 2047 का सवाल है, तो पीरियड लंबा है। अगर आप कंपेयर करेंगे 2014 और आज का कंपैरिजन, तो अगर 1% 2014 में हमारा कंट्रीब्यूशन इनोवेशन या रिसर्च में था, तो 2022 या 23 में कह लीजिए वो करीब करीब 99% बढ़ चुका है। एक ट्रिमेंडस चेंज कंटिन्यूअसली आता जा रहा है हमारे सोच में, और उम्मीद है कि 2047 तक ये कई गुना, हमको तो लगता है शायद 10 गुना 15 गुना ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा इस देश का। जितने भी नए एरिया है, जब से प्रधानमंत्री जी ने अपने नए नए पॉलिसी में चेंजेस लाए हैं, चाहे डिफेंस हो, चाहे अपना सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हो, या फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, या फिर अपना ये जो है सैटेलाइट के अलावा बाकी टेक्नोलॉजीज है, सब में भारत देश काफी अभी आगे निकल गया। अभी 1 साल पहले ही चंद्रमा पे हमारा अभियान था, चंद्र अभियान, उसमें भी हम लोगों ने लगभग सफलता पाई ली थी। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण चीज डॉक्टर सारस्वत, क्योंकि आपका जो अपना एक लंबा करियर रहा उसमें आपने इस सब चीजों पे बड़ा काम किया, डिफेंस की बात हो, स्पेस की बात हो, और प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया कि लो कॉस्ट स्पेस जो मिशन हैं हम किस तरीके से दुनिया के लिए लॉन्चिंग पैड बनते जा रहे हैं। गवर्नेंस में भी टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से कैसे एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हमने लाया है, अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से कैसे बिल्कुल सतही और जमीनी स्तर से बच्चों में साइंटिफिक अप्रोच की भावना पैदा की जा रही है। आपको लगता है कि ये वो चीजें हैं जो आज भारत को एक नए मुकाम पे दुनिया के वैश्विक पटल पे दिखाते नजर आते हैं? ये एक सही बात है। जिस दिशा में हम स्पेस क्षेत्र में जा रहे हैं, जो चेंजेस रिफॉर्म्स हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पेस क्षेत्र में की हैं, उससे साफ जाहिर है कि इनोवेशन जो स्पेस के क्षेत्र में हो रहा था
वो केवल इसरो तक सीमित था, आज वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में आ गया, इंडस्ट्री में आ गया। छोटे छोटे स्टार्टअप कंपनीज आज हमारे सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल्स बनाने के कार्यक्रम में लगे हुए हैं, उन्होंने लॉन्च भी करके दिखा दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसी तरह आप जाएंगे तो डिफेंस क्षेत्र में भी अब पार्टिसिपेशन इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा हो गया है जी। इसी तरह आप देखें तो एग्रीकल्चर क्षेत्र में आप चाहेंगे तो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर जैसी टेक्नोलॉजीज को लेके आ रहे हैं। AR, VR, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, इन सब क्षेत्रों में एग्रीकल्चर, मेडिसिन, स्पेस, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी सबके साथ समन्वय करके हम एक इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी होगी वो 2047 में एक कॉम्पिटिटिव एज हमको देगी विश्व के बाकी देशों के साथ मिलकर। बिल्कुल, और शायद उसमें महिलाओं की भूमिका भी बहुत ज्यादा होगी। इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि विज्ञान के माध्यम से महिलाओं के विकास तक नहीं बल्कि विज्ञान के विकास के लिए महिलाओं का योगदान का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। फिलहाल वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सारस्वत आपका, डॉक्टर राजेश सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे, कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। लेजेंड की बैट इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है, इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार देखा, अगर इस पर मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद आज की दूसरी बड़ी खबर पे भी हम करते चर्चा, क्योंकि आज अरुणाचल प्रदेश में रक्षा मंत्री पहुंचे हुए तो उन्होंने वहां पर BRO के माध्यम से तमाम परियोजनाओं की शुरुआत की और वहां से अरुणाचल से देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीमाई इलाकों की भी तमाम परियोजनाओं की शुरुआत की। संदेश भी दिया कैसे भारत तेज गति से अपनी रक्षा क्षमताएं बढ़ा रहा है, सीमाई इलाकों में विकास हो रहा है। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमान मेजर जनरल संजय मिस्टन जी, जो रिटायर्ड हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ा सवाल यही कि जब हम देखते हैं कि सीमाई इलाकों में जब इस प्रकार का ढांचागत विकास होता है, इंफ्रा डेवलपमेंट होता है, ये न सिर्फ सेना के मदद देता है बल्कि हमारे देश के मनोबल को भी बढ़ाता दिखाई पड़ता है। आज के इस प्रकार के कार्यक्रम को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है, जो 28 रोड्स नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पूरे अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में और लद्दाख में ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और पिछले साल भी तकरीबन 108 प्रोजेक्ट्स हुए हैं, 103 प्रोजेक्ट्स हुए हैं। तो इसकी अहमियत बहुत है। पहली बात तो आपने बिल्कुल सही बोला है कि ये हमारी जो सेना डिप्लॉयड है उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि फोर्सेस को इंडक्शन, उनका हथियार, सामग्री, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, मैन पावर, जो भी सामान आगे पहुंचाना है वो जल्दी से जल्दी पहुंच जाता है। हमारा रिएक्शन टाइम कम हो जाता है। और जो दूसरी फोर्सेस दूसरे थ्रेटेंड सेक्टर से, लीस्ट थ्रेटेंड सेक्टर से आती हैं तो इंडक्शन रेट बढ़ जाता है और इसमें सेना का मनोबल बहुत ही ऊंचा होता है। और इसमें एक और चीज समझने वाली है कि देखिए, चाइनीज भी अपनी रोड बना रहा है LAC तक और हम भी बना रहे हैं। कई कई जगह उनकी रोड आगे थी और उसको मैं बोलूंगा रोड हेड डिफरेंशियल। मतलब रोड हेड, जैसे एक जगह थी माजा जी, माजा में उनकी जो रोड हेड थी वो तकरीबन 5 किलोमीटर दूर थी LAC से
और हमारी 20 किलोमीटर दूर थी रोड हेड। अभी माजा में ही 1 साल के अंदर एक रोड बना दी है जो बिल्कुल LAC तक पहुंच गई है। तो रोड हेड डिफरेंस हमारा कम हो गया और हम उसमें अभी चाइना से काफी आगे होते जा रहे हैं रोड हेड डिफरेंस में। तो ये एक समझने वाली बात है कि इससे सेना का मनोबल ऊंचा होता है और हमारी फोर्सेस तुरंत LAC तक डिप्लॉय हो सकती है। एक तो ये महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा, जो वहां के अमूमन जनता है, देखिए अरुणाचल प्रदेश एक रिमोट इलाका है और जितने भी पहाड़ी इलाके हैं ये काफी रिमोट हो जाते हैं, इनएक्सेसिबल एरियाज होते हैं। तो वो जो वहां जनता रहती है उनको सुविधाएं जो मिलती है, जब भी रोड डेवलपमेंट होती है तो ऑब्वियसली माइग्रेशन बोथ वेज होती है, लोगों का आना जाना होता है। तो वहां के जो लोकल गांव है जो बिल्कुल बॉर्डर के पास से, उनका डेवलपमेंट अच्छा होता है, तो उससे उनका भी मोराल बहुत बढ़ता है, उनकी वफादारी देश के प्रति और बढ़ती है। और तीसरा, पूरे देश से इसको फर्क पड़ता है क्योंकि एक देश को घमंड होता है, एक फक्र होता है कि हमारी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारी सेना को मदद करती है। और थोड़ा सा टूरिज्म के लिए लिहाज से भी अच्छा है क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर तक तो टूरिस्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो इनर लाइन परमिट है वहां तक टूरिस्ट जा सकते हैं, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि रोड नेटवर्क अच्छा है। तो ओवरऑल ये जो भी कार्रवाई हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत ही महत्वपूर्ण है सिक्योरिटी के लिहाज। सर एक चीज पे आपका कमेंट चाहेंगे कि रक्षा मंत्री के अपना जो संबोधन था उसमें उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि साहब हम युद्ध की हिमाकत तो नहीं करते या किसी पे हम थोपने की स्थिति में तो नहीं ना हम पसंद करते हैं, लेकिन कोई चुनौती है तो उससे हर प्रकार से निपटने के लिए भारतीय जो जवान है वो पूरी तरीके से सक्षम है। ये भी अपने आप में अरुणाचल की सरजमी से रक्षा मंत्री का एक स्पष्ट संदेश, जो लोग हमारे लिए चुनौतियां पेश कर रहे हैं हमारे सीमावर्ती देश। बिल्कुल, जो रक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट है बहुत ही अहमियत है स्टेटमेंट में। और देखिए ये साफ सबको पता है ये चाइना के खिलाफ है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि LAC में जो भी हमारी डिप्लॉयमेंट है वो उधर पूरा चाइना है हमारे खिलाफ, और जितनी भी ये रोड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सब चाइना के खिलाफ है और हमारे फोर्सेस के लिए ये बनाई जा रही है। और आपको खुशी होगी जान के कि जितनी हमारी फोर्सेस डिप्लॉयड है, मैं खुद यहाँ अपनी ब्रिगेड कमांड की है नथुला ईस्ट सिक्किम में और लद्दाख में भी मैं पोस्टेड रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे वहां पर डिफेंस वर्क बहुत अच्छे हैं हर पोस्ट पे। चाइना का बहुत कम है, उनका सिर्फ अभी तक रोड्स ही आ रही है, लेकिन उनका डिफेंस वर्क्स तकरीबन नेग्लिजिबल है जो मैं बोलना चाहूंगा। तो उस लिहाज से चाइना को हम बहुत चेतावनी दे रहे हैं कि हमसे आप टक्कर लेने की नहीं सोचना या गलत आंख की तरफ से हमारे को मत देखो, क्योंकि हमारे पे क्षमता है, काबिलियत है। और कल अगर लड़ाई का उन्होंने आशंका की तो भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। और अभी हमने कुछ हादसे हुए हैं, यांगसे में हुआ है, उससे पहले गलवान में हुआ है, उससे पहले डोकलम में हुआ है। तो भारतीय सेना की काबिलियत में उनको कोई डाउट नहीं है और जो देश की एफर्ट है, और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ये प्राइमरीली देखा जाए तो इसमें आर्मी इंजीनियर्स के जो ऑफिसर्स हैं वो ज्यादा जाते हैं और BRO के भी हैं। तो उसमें क्या है कि जॉइंट एफर्ट से बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। तो चाइना के लिए बहुत क्लियर कट मैसेज है कि हम कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे ट्रुप्स की ट्रेनिंग हो, इंडक्शन ऑफ ट्रुप्स, इंडक्शन ऑफ वेपन्स और ड्रोन्स की डिप्लॉयमेंट, एयरफोर्स की डिप्लॉयमेंट, तो हर तरह से हम तैयार हैं। तो सर क्लियर हमने कर दी है जी। सर एक चीज इस पे, क्योंकि आप एक सेना में लंबा आपका अनुभव रहा है और एक रक्षा विशेषज्ञ के नाते आप बेहतरी से इस बात को समझा सकते हैं। एक समय था जब सीमाई इलाकों में विकास या इस प्रकार के डेवलपमेंट को लेकर एक परहेज की सोच हुआ करती थी, लेकिन अब चीजें स्थितियां बदली हैं और लगातार ढांचागत विकास और जो सबसे सीमाई जो गांव है उसका विकास तक प्रयास सरकार लगातार कर रही है। इस सब प्रयासों से क्या एक बड़ा बदलाव है, क्या एक मैसेजिंग भी जाती है, वो एक क्या बड़ा संदेश होता है? और देखिए मैसेजिंग तो बहुत क्लियर कट जा रही है, क्योंकि हमारी सेना पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बहुत सालों से डिप्लॉयड है। 60 से पहले भी है, 60 से पहले तो खैर हमारी डिप्लॉयमेंट ना के बराबर थी, धीरे धीरे बढ़ती गई है। और ये जितना भी डेवलपमेंट हुआ है ये ऑन गोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता जा रहा है, क्योंकि ऑन गोइंग है, ये ओवरनाइट कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ जितना भी रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है ये बहुत मुश्किल है। इस टेरेन में रोड्स बनाना, ट्रुप्स को इंडक्ट करना। अभी आपने हाल ही में एक एक्सीडेंट देखा था सिक्किम में। यही नहीं, गाड़ियां जब चलाते भी हैं तो ड्राइवर्स को कितना सावधानी बरतनी पड़ती है। तो ओवरऑल क्या है कि ये डेवलपमेंट ऑन गोइंग है।
हाँ, मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि पिछले कुछ सालों में एक इम्पेटस, एक जोर, एक जज्बा वो तो देखने को मिल रहा है। और इससे क्या है, जो हमारी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये करते आ रहे थे, ऐसी बात नहीं है, पर अब इनको करने में एक इनको थोड़ी पावर ज्यादा दी गई है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स दिए गए हैं। तो डेलीगेशन जब होता है तो उसमें क्या है कि लोग जो वहां पर यंग ऑफिसर्स हैं, जो कमांडेंट्स हैं, उनको एक जोश आता है और उनको पता है कि ये हमें करना है, एक अकाउंटेबिलिटी हो जाती है। तो उस लिहाज से ये मैसेजिंग बहुत क्लियर है कि इंडिया मीन्स बिजनेस, और जो वॉर है वो भी एक बिजनेस है, बहुत क्लियर है, इट इज अ बिजनेस ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो उसको मध्य रखते हुए जो है कि हमने इम्पेटस दिया है, और देखिए ये आज की तारीख में देना निहायत ही जरूरी है, क्योंकि चाइना का भी बिल्डअप होता जा रहा है और हमारे दोनों पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना एक मतलब हमारे दोस्त बिल्कुल नहीं है, वो अभी दुश्मन के तौर पे हैं। पाकिस्तान तो हमेशा ही हमारा दुश्मन रहा है, तो सेना को हमेशा वहां तैयार रहना पड़ेगा, और इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हथियार की मॉडर्नाइजेशन, आत्मनिर्भर भारत, ये सारे एक स्टेप्स हैं कि सेना का मोराल ऊंचा बनता है, देश का मोराल ऊंचा बनता है, और जब देश और सेना का मोराल ऊंचा है तो लड़ाई में भी हमारी क्षमता बढ़ती है। क्योंकि बिल्कुल सर एक छोटा सा जवाब से चाहेंगे कि रणनीतिक रूप से कितनी बढ़त मिलती है जब हम इस प्रकार का ढांचागत विकास करते हैं, और सेना के लिए वो सड़क एक महज सड़क नहीं बल्कि उसके मनोबल बढ़ाने वाली होती है। बिल्कुल, ये उस लिहाज से अगर देखा जाए, देखिए इंडिया वॉर नहीं चाहता है, ना पाकिस्तान से ना चाइना से, लेकिन ये जितनी एफर्ट हो रही है, जो हमारी ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, और जो हमारी ट्रुप डिप्लॉयमेंट है, हथियारों का इंडक्शन है, ये हम क्यों करते हैं? ये इसीलिए करते हैं, जिसको मैं बोलूंगा स्ट्रेटेजिक डिटरेंस के लिए। मतलब दुश्मन को पता होना चाहिए कि भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है, तैयार है, बिल्कुल सक्षम है, तैयार है, और हम किसी भी स्थिति से सर निपटने के लिए जी बिल्कुल दे सकते हैं। सर फिलहाल वक्त इतनी ही ज्यादा दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल मिनिस्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब बात खेल के खबर की करते हैं। साल 2022 में 12 साल बाद टीम इंडिया की टेस्ट टीम में वापसी करने वाले तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट ने साल 2023 के शुरू होते ही इतिहास रच दिया है। उनादकट रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। राजकोट में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप बी के मुकाबले में उनादकट ने दिल्ली की टीम के खिलाफ शुरुआत करते हुए विकेटों की झड़ी लगा दी। 31 साल के उनादकट ने मैच का पहला ओवर किया और तीसरी बॉल पर ध्रुव शौरी के रूप में पहला विकेट लिया। उसके बाद लगातार 2 अगली गेंद पर वैभव रावल और कप्तान यश ढुल का विकेट चटकाया। उनादकट का शानदार प्रदर्शन जारी रहा और उनके आगे दिल्ली के बल्लेबाज पिच पर अपनी जमीन तलाशते नजर आए। उनादकट ने मैच में 8 विकेट हासिल किए। और अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। केंद्र सरकार ने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर में लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति, भाषा और रोजगार के संरक्षण के लिए एक उच्च अधिकार समिति का गठन किया है। इस समिति में 17 सदस्यों को शामिल किया गया है। उच्च अधिकार समिति में लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर, सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल, लेह और करगिल पर्वतीय परिषदों के अध्यक्ष, लेह करगिल शीर्ष निकाय के प्रतिनिधि, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और गृह मंत्रालय के मनोनीत अधिकारी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में हाल ही में शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई है। सोमवार को न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा आने के दौरान मालदा स्टेशन के पास किसी ने ट्रेन पर पथराव किया। इसके कारण कोच C13 का दरवाजा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने इस मामले में NIA जांच की मांग की है। शुवेंदु अधिकारी ने घटना को लेकर ट्वीट किया कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं PMO और रेल मंत्रालय से NIA को जांच सौंपने का आग्रह करता हूं। जो भी इस घटना में शामिल है उन अपराधियों को दंडित किया जाए। सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। BSF की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी घुसपैठिया गुरदासपुर सेक्टर में हथियारों के साथ भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग धर्मों के जोड़ों पर मुकदमा चलाने से रोकने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने MP
फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यह आदेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इस एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपों का सामना कर रही झारखंड की वरिष्ठ IAS अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से 1 महीने की अंतरिम जमानत मिल गई है। पूजा सिंघल ने अपनी बीमार बेटी की देखभाल के लिए जमानत की मांग की थी। इस तरह लगभग 7.5 महीने बाद वो जेल से बाहर आएंगी। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तब